Hello everyone, hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Side. So today we are going to study the agricultural diversification in India. It is one of the very important topic, and if you have not studied the previous topics and if you want to see the lectures of the previous chapters, please go through my playlist that I will डेफिनेटली ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज द चैट बॉक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले इसकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, व्हाट इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन refers to the reallocation of productive resources such as land, labor, capital, farm equipments in the agriculture sector into the new activities। देखिए मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए एक किसान है, उसका ये एक क्या कह सकते हैं खेत है या फील्ड है। ठीक है, इसमें वो खेती करता है, अपना फसलें लगाता है। अब क्या करेगा, इसमें देखिए वो कैपिटल भी यूज़ कर रहा है ना, पैसा भी लगा रहा है, लैंड तो है ही, फिर लेबर भी यूज़ करता होगा, फार्म इक्विपमेंट्स भी यूज़ करता होगा उसको फसल को लगाने के लिए। ठीक है, तो अंडर द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ कि ये जो जितने भी फैक्ट इनपुट्स है वो इसमें यूज़ कर रहा है, उसको साथ ही साथ एक दूसरी एक्टिविटी में भी लगाया जाए। अब दूसरी एक्टिविटी क्या हो सकती है? जैसे पशुपालन हो गया, है ना, आपका जो मछली पालन हो गया। आप क्या करिए, कोई दूसरे जैसे फूलों की खेती कर लीजिए साथ साथ। ठीक है, पेड़ लगा दीजिए जो कि बाद में आपके इट कैन गो फॉर द सेल ऑफ द फर्नीचर एंड ऑल। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी आपके क्या कर सकते हैं, आपकी जो है इनकम, ठीक है, बढ़ सकती है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया। तो साथ ही साथ जो अपने प्रोडक्शन जो आप इनपुट्स हैं, जो आप बेसिकली जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग में, उसको साथ ही साथ आप दूसरी एक्टिविटीज़ में भी लगा दीजिए, ताकि क्या हो जाए, एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा हमारी कंट्री का, दूसरी बात है फार्मर की इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और आपको एक बात बता दूं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या बोला है कि 2022 तक क्या है, आपका जो फार्मर की इनकम है उसको डबल करने की इनकी जो है वो है, एक तरह का एम है। वो हो पाती है नहीं हो पाती है, वो बात की बात है। और एक बात बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी को डबल करने के लिए मींस 2024 में अप टू $5 ट्रिलियन। ठीक है, ये भी हमारा एक एम है, लेकिन जो प्रेजेंट हालात है उसे देख के लगता नहीं है कि ये रियलाइज़ हो पाएगा। फाइन, चलिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। अब देखिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि क्या करिए, लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड एडिशन टू द क्रॉप कल्टीवेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी हम क्या करते हैं, इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के। ठीक है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आपको समझ में आ गया। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अंडर क्या आता है, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। कि क्या करिए, जो आप क्रॉप लगा रहे हैं, जो फसलें लगा रहे हैं, उसको आप क्या कीजिए, उसका पैटर्न सही करिए। उसको क्या करिए आप, कि कौन सी फसल को कौन सी फसल कौन सी सॉइल पे लगानी चाहिए, है ना, कितना उसे पानी देना चाहिए। तो बेसिकली जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है उसका, उसे सही से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए एग्रीकल्चर में। अच्छा, दूसरा इसका एस्पेक्ट क्या था एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का, कि हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या किया जाए, हम इंक्रीज़ करें। अब वो कैसे हो सकता था, जैसे कि अब जो लेबर फोर्स काम कर रही है आपके एग्रीकल्चर में, उसे दूसरी चीज़ों पे भी यूज़ किया जाए। एक तो आपका लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के 2 एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, सबसे पहला एस्पेक्ट है आपका जो है एग्री डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, की जो क्रॉप्स ही आप लगा रहे हैं उसे आप क्या करिए, एक अच्छे पैटर्न में लगाइए, है ना। उसको क्या करिए, स्टडी करिए, उसकी जो कौन सी जो क्रॉप है, किस सॉइल पे कितना पानी देना है, किस टेम्परेचर में कौन सा जो है क्रॉप अच्छी होगी, किस नस्ल की क्रॉप अच्छी होगी, वो सब स्टडी। और दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपकी, वो से इंक्रीज़ किया जाए। वो कैसे होगी, जो आपके लेबर वर्कफोर्स जो काम कर रही है आपकी एग्रीकल्चर में, उसको क्या किया जाए, एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज़। देखिए एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज़ मतलब आपको ऐसे लाइफ स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर का मतलब आपको पता है क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, फलों की खेती होती है, फूलों की खेती होती है, उसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। फाइन।
अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या ऑल वॉट एवर वॉट आर दीज कंसेप्ट। ओके, सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन गिव अ वाइड चॉइस। देखिए सबसे पहले एक हेल्प क्या करता है, ये वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्शन करता है। वैरायटी ऑफ क्रॉप लगा सकते हैं आप इसमें, है ना। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम, एक पर्टिकुलर फार्मर। अब इसको एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एक इंडिविजुअल फार्मर भी कर सकता है, या एक अलग अलग रीजन्स भी कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर स्टेट भी कर सकता है। पूरा एक रीजन भी से इंप्लीमेंट कर सकता है, एक इंडिविजुअल फार्मर भी कर सकता है। अब इंडिविजुअल फार्मर कैसे करेगा? देखिए इंडिविजुअल फार्मर का उन्होंने एग्जांपल दिया है कि वो क्या करे कि जो फूड क्रॉप्स, मान लो जो फूड क्रॉप्स आपको पता है ना, वीट राइस ये फूड क्रॉप होती हैं, उसका प्रोडक्शन शिफ्ट कर दे, मतलब उसको कम कर दे या उसको ना करके वो क्या करे, कमर्शियल क्रॉप्स लगाए, जैसे कॉटन हो गया, ऑयल सीड हो गया, क्योंकि जो इसका प्राइस है मार्केट में अच्छा है। इवन दिस जो आपके गुड्स हैं या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसे इंटरनेशनली क्या किया जाता है, इंडिया से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो इससे उनको क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। और एक सिमिलरली एक रीज़न भी क्या कर सकता है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। वो क्या करेगा कि जो उन्हें कम फ़ायदा दे रही है, देखो लेस रिम्यूनरेटिव क्रॉप्स, मतलब जो फार्मर्स को कम पे कर रही है, उस क्रॉप्स से शिफ्ट करके वो मोर जो जो है पेइंग क्रॉप्स हैं, या जिससे ज़्यादा उनको फार्मर्स को इनकम हो रही है, उसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन का देखिए ट्रिमेंडस इम्पैक्ट हुआ, बहुत फायदा हुआ। इट वाज अ वेरी गुड स्टेप। ठीक है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिगार्डेड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स टू इंक्रीज द आउटपुट, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखिए ये सारे फायदे उसके बता रखे हैं, और लिटरली इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका क्या हो, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स द अदर एक्टिविटीज विल ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फार्मर अपना वो काम कर ही रहा है, क्रॉप्स लगा ही रहा है, प्लस उसके साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, तो उसकी जो है सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट उसे प्रोवाइड हो गई। ठीक है, दूसरी बात है क्या है कि जो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनकम, जो इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द रूरल पीपल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी कंट्री तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब उसका जो रूरल एरियाज है ना वो डेवलप कर जाए, है ना। इफ़ द पीपल आर सेल्फ सफिशिएंट हेयर, इफ़ दे हैव अ गुड इनकम, सो डेफिनेटली आपका जो है वो कंट्री है वो प्रोग्रेस कर जाए, कर लेगी, क्योंकि इंडिया को आपको पता है मोर देन 50% पीपल आर रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज। ठीक है, थर्स द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन वॉज द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, और इट इज़ मैनिफेस्टेड, और इसने काफ़ी जो रिमार्केबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शो भी किया है, खासकर नॉर्दर्न स्टेट में ड्यूरिंग द डेकेड्स ऑफ 1960 एंड 1917 थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन एक वर्ड आ गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डीपली और पढ़ेंगे, मैं आपको समझा दूंगा आगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, इसको बेटर या इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसकी वजह से हुआ, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। ठीक है, जो कि आपका 1960 और 1970s में हुआ था। ये क्या था मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसका आर्किटेक्ट कौन था, इसके आर्किटेक्ट था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ओके, सो ही वॉज अ अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिसे नोबेल प्राइज़ 1970 में उन्हें दिया गया था। ठीक है, फाइन, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको एक प्राइज़ दे रखा है, दैट इज़ अ पद्म विभूषण इन 2006, क्योंकि इन्होंने बहुत 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 हेल्प किया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो फूड प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था वर्ल्ड में, उसकी वजह से जो काफ़ी जो क्या कह सकते हो हंगर है उसे फाइट करने में बहुत ईजी हुआ था हमारे जो है सोसाइटी को या डिफरेंट कंट्रीज़ को। अच्छा, इंडिया की जब बात करें, इंडिया में देखिए 2% बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MS स्वामीनाथन। ठीक है, यही है आपके फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। फाइन, ये बात आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बहुत बार पूछा जाता है। MS स्वामीनाथन, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, इट इज़ अ MS स्वामीनाथन। अच्छा, ये किसकी लीडरशिप में हुआ था? उस टाइम में जो मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे, ठीक है, ही वॉज चिदम्बरम सुब्रमण्यम, तो इनकी लीडरशिप में हुआ था। एंड दिस वर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द आर कंट्री इंडिया। चलिए, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकती है? देखिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में रिजल्ट फ्रॉम मैनी रीजन। सबसे पहले नीड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, ताकि अब लोगों का रिस्क जो फार्मर्स का वो कम किया जाए, उसकी डिमांड चेंज की जाए मार्केट में। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्निक्स लाई जाए, मॉडर्न टेक्निक्स लाई जाए एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज की जाए। ठीक है, चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो रिलेटिव प्राइसेस है वो सही की जाए, फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था अगर ये चीज़ें लाई जाएँ तो। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल फार्मर में स्विच ओवर टू द मोर ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स टू रिड्यूस द रिस्क। तो ऐसे एग्जांपल दे रखे कि फार्मर क्या कर सकता है, क्या है कि मतलब वो एक ऐसी क्रॉप लगा सकता है जो कि एक ड्राउट रेसिस्टेंट हो, है ना, इवन इफ द रेनफॉल इज लेस सो ही विल नॉट फेस मच यू कैन से लॉस। और साथ ही साथ क्या कर सकता है फार्मर्स, क्या कर सकता है लाइफ स्टॉक ले सकता है, ठीक है, जिससे क्या होगा आपके जो डेयरी मीट और एग प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ेगा, प्लस उससे क्या होगा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई होगा, ठीक है। और ये चीज़ आपका कैसे हुआ था, सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्निक्स, ठीक है। और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और किससे भी हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर की वजह से तो हो ही सकता है, प्लस आपका न्यू टेक्निक्स अगर आप एग्रीकल्चर में ले आएंगे तो उससे भी क्या हो सकता है हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। तो ये सब रीजंस हैं कि कैसे जो है आपका एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है। चलिए अब आ जाइए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने बोला था कि जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन था मैक्सिमम जो हैपन हुआ या मैक्सिमम पॉसिबल हुआ ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, मिड 1960s में हुआ, ठीक है। अब मैं आपको ईजी समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में। अब देखो हुआ क्या, ठीक है, मैं आपको क्लियर कट में समझाता हूँ। अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन हमने तीन चीज़ अडॉप्ट कर ली। एक तो HYV सीड्स जो कि हम कहाँ से जो कि डेवलप हुए थे मैक्सिको में, ठीक है। हाई यील्डिंग हाई यील्डिंग वैरायटी, इसके अगर आप ये सीड्स यूज़ करेंगे ना HYV सीड्स यूज़ करेंगे तो जो आपका प्रोडक्शन है ना वो 5-4 गुना 5 गुना इवन 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सीड्स ही ऐसे बनाए गए हैं ताकि क्या हो सके कि ये क्या कर सके कि जो आपका सस्टेन कर सकें, ठीक है। कोई भी ऐसे मान लीजिए कोई भी एग्रीकल्चर में इफ़ समथिंग इज प्रॉब्लम उसको हैंडल कर पाएँ उस सारी सिचुएशंस को। तो इन सारे जितने भी बीज हैं इसी के लिए जो है बेसिकली बनाया गया था, ठीक है। ओके, सो इट वाज अडॉप्टेड बाय द कंट्री आर कंट्री 1960। प्लस हमने क्या किया, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना शुरू कर दिए, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना शुरू कर दिए, ठीक है। और हमने क्या शुरू कर दिया, न्यू मशीनरी, जैसे एग्रीकल्चर में जो न्यू मशीनरीज आ गए, ट्रैक्टर्स का इन्वेंशन या ट्रैक्टर्स हमने यूज़ करना शुरू कर दिए, ठीक है। हमारे जो कंबाइन बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स हैं उसको हमने जो है एग्रीकल्चर में लाना शुरू कर दिया। तो हमारी जो तीन चीज़ें हैं हमने जो बेसिकली अडॉप्ट की हैं, सबसे पहले HYV सीड्स, फिर हमारा जो बेटर इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, और थर्ड थिंग है जो है आपकी बेटर टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपने बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ करी। तो ये तीन चीज़ें थी जो है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे बोला जाता है इन द नट शेल, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले आपके ये जरूर याद रखना HYV सीड्स, ठीक है। दूसरा है आपका आपका जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स, आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी की गई, और थर्ड थिंग है आपको इसे तीन चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा, और आपका लास्ट है न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अंडर भैया बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। द एरिया, ओके, द एरिया अंडर द वीट एंड राइस फार्मिंग इंक्रीज सब्सटेंशियली। पर्टिकुलर स्टेट सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को मिला हमें पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एज दी स्टेट्स डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स टुवर्ड्स वीट एंड राइस इन अ बिग वे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऐसे सीड्स यूज़ करने लग गए राइस और वीट के जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, एंड देयर वॉज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड दे वर एबल टू अचीव द सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड देयर वॉज अ spectacular growth in the food gain production as a result which of the country was achieve a self sufficiency। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ बहुत पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ, कहाँ पे पहुँचा, हमारे 3 स्टेट्स में, ठीक है। ये क्या हुआ, इससे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाया। दूसरी बात है जो फूड गेन प्रोडक्शन है इतना इंक्रीज हो गया कि हमारी कंट्री को, देखिए साफ साफ लिखा है, वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई फूड ग्रेन्स में। हमें अब फूड ग्रेन्स की बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जितने भी लोगों की ज़रूरत है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री ही उसे फुलफ़िल कर देगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आ जाइए, देखिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का जो टॉपिक है वो अब आपको अब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा इसका जो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ बेसिकली, या सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल हुआ वो हमारे अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन थे। तब उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आपको मैं क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिगिन इन द मिड 60s, ऑलरेडी हमने बता दिया कि 1950 1960 में हुआ था, ठीक है।
अब आपको इसे लाया क्यों गया, देखिए देखिए इसे लाया इसलिए गया क्योंकि एक सीवियर फूड क्राइसिस चलना शुरू हो गया था हमारी कंट्री में। बहुत जगह फेमाइंस हो रहे थे, नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही थी, कहीं पर रेनफॉल सही से नहीं हो रही थी, कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी, और पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही थी, और जो फूड गेन प्रोडक्शन है बहुत कम था। अब ये एक सीरियस कंसर्न था। तो अब एक हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर को जो बेसिकली अब जो है मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत थी। जो वो ट्रेडिशनल नॉलेज था उसे अब एक एक तरह गिव अप करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, क्योंकि हमें जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाना था। ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए 1960s में हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसे अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, या मॉडर्नाइज अपने जो एग्रीकल्चर है उसे मॉडर्नाइज करने के लिए। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भैया अब तो हमें हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन होना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए द मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या हुआ, सिंपल सी बात है, हाई यील्डिंग वैरायटी हमने सीड्स यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, एक्सटेंसिव इरिगेशन यूज़ किया, एग्रीकल्चर मशीनरी यूज़ की, हमने न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक लेके आए हम। ठीक है। जैसे अंडर द पैकेज प्रोग्राम, देखिए पैकेज प्रोग्राम क्या है आपका, बेसिकली यही पैकेज प्रोग्राम है जब क्या करते हैं आप HYV सीड्स यूज़ करते हैं, अपने जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, एडिक्वेट इरिगेशन अच्छा करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपका क्या है, पैकेज प्रोग्राम इसे बोला गया। फाइन। और इसे ये और इसके जो है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के दूसरे भी नाम है, दैट इज़ कॉल्ड द सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, और सिंपली ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। आई होप इट इज़ नाउन वेरी क्लियर टू यू। ओके। चलिए अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की अंडर द शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड। बहुत जल्दी हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड द टोटल एरिया ऑफ 78 मिलियन हेक्टेयर्स अबाउट 55%, मतलब 55% हम इतनी जल्दी हम क्या किया, जितना भी हमारा जो क्रॉप लगती है हमारी कंट्री में नेट सोन एरिया, उसका 100% में से 55% हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर कवर कर लिया। और इन द हेक्टेयर इट इज़ 78 मिलियन। ठीक है। अब इसका देखिए ये फ़ायदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फ़ायदे थे। तो सबसे पहले अचीवमेंट्स है इसके, देखिए अचीवमेंट क्या हुआ, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन आपका शार्पली राइज हो गया। तो आपका 82 मिलियन था 1960 में, 176 मिलियन हो गया 1991 में। ठीक है। रिकॉर्ड लेवल ऑफ, ये आपका देख सकते हैं कि 2016-17 का लेटेस्ट डाटा है, 275.7 मिलियन टन्स हमारा जो पूरा फूड ग्रेन प्रोडक्शन था 16-17 में, और आप रिसेंट भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, मेजर अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हमें बाहर से फूड ग्रेन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उल्टा हम दूसरों को दे सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हमारी कंट्री में। द यील्ड पर एकड़ ऑफ द व्हीट इंक्रीज 3.7 टाइम्स बिटवीन 1960 एंड 1961। इसके बीच में 1960 टू 2016 3.7 टाइम्स हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वीट प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज़ हो गया। एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अब एग्रीकल्चर इज़ नॉट नो लॉन्गर अ स्टैग्नेट सेक्टर, वो एक अच्छा इंक्रीज़ करने लग गया। ठीक है, डेवलप करने लग गया। एंड इट इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स। ठीक है। अब लेकिन इसके कुछ नुकसान थे भैया, अब इसके कुछ लॉसेस भी थे। अब लॉसेस क्या थे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे थे केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे, एक से एक फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे थे, और जो HYV सीड्स है ना, वो पानी बहुत कंज्यूम करती है। तो आपका जो ग्राउंड वाटर है ना बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था, और इससे क्या हो रहा था, जो है बेसिकली पॉल्यूशन बढ़ रहा था, वाटर पॉल्यूशन, जो आपके केमिकल्स थे, है ना, कंटामिनेशंस। एंड द इट रिफ्लेक्टेड द सॉइल इरोजन, जो सॉइल सैलिनिटी है, सॉइल कंटामिनेशन है, जेनेटिक इरोजन है, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। अब इसका भी सोल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है। तो इसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, इसे धीरे धीरे क्या किया, जो इसे थोड़ा सा डिस्करेज करना शुरू कर दिया कि जो आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, इतने फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को कम किया जाए। तो अब इसका भैया सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा, क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर देना चाहिए। जो हम मान लीजिए मशीनरी है वो तो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो ली जा सके, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स आपके आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उसको ना यूज़ करते हुए हम क्या किस पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो आगे चल के हम अगला टॉपिक, हमारा आगे आने वाला टॉपिक, हम एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही पढ़ेंगे।
ठीक है, अब हुआ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हुआ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ? देखो, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आपके दो तरीक़ों से पढ़ते हैं आप। सबसे पहले मैंने बताया था, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो एलिड एक्टिविटीज़ थी ना, जो एलिड एक्टिविटीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, देखिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में दोनों चीज़ें आती हैं, है ना। एक तो आपकी जो फसलें हो गई, वो तो बहुत आपने इंक्रीज़ कर दी ग्रीन रेवोल्यूशन में। लेकिन आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपने, जब आपको लगा कि सॉइल तो ख़राब हो रही है, फिर आपने क्या किया, किस पे फोकस करना शुरू कर दिया? एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज़। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया स्टार्टिंग में। वो क्या होता है? जैसे आपका फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, मीट हो गया, पॉटरी हो गया, इसको गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू कर दिया, ताकि जो फार्मर्स हैं कि उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके और सस्टेन रहे, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी मैंने बता दिया कि द शिफ्ट हैज़ बीन ग्रेजुअली टेकिंग प्लेस इन 1990s। दिस रिप्रेजेंट द केस ऑफ साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। इसे साइलेंट रेवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। 1990 के बाद साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। तो अंडर विच क्या हुआ, आपके जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स का गवर्नमेंट ने जो बेसिकली फार्मर्स को एनकरेज किया कि फ्रूट्स लगाइए, वेजिटेबल्स लगाइए, मिल्क प्रोड्यूस करिए, मीट प्रोड्यूस करिए, पॉटरी फार्मिंग, है ना, एंड फिश प्रोडक्शन करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, और हमारा जो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और कंट्री में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंडर देखिए, इसके अंडर क्या हुआ, सबसे पहले क्या चीज़ ली गई? सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न को इजी किया गया। क्रॉपिंग पैटर्न देखिए, सबसे सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जो आप क्या कर रहे हैं, फूड क्रॉप्स लगा रहे हैं, ठीक है, फूड क्रॉप्स लगा रहे हैं, उसको ना लगा के या उसको कम लगा के आप क्या कीजिए, कैश क्रॉप लगाइए। अच्छा, कैश क्रॉप क्या होती हैं आपकी? ये होती हैं, है ना। तो मैं आपको यहीं से रीड कर देता हूँ फिर से। डाइवर्सिफिकेशन इन दिस केस हैज लार्जली बीन इन फेवर ऑफ नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स, क्योंकि फूड ग्रेन्स क्रॉप्स तो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन में ऑलरेडी ही बहुत इंक्रीज हो गई थी, है ना। जो टेक्निक्स हमने यूज़ की थी उसकी बहुत काफ़ी टेक्निक्स से हम ऑलरेडी फूड ग्रेन्स इंक्रीज अच्छा कर रहे थे। तो हमें किसकी ज़रूरत थी भैया? ऑयल सीड्स, है ना, स्पाइसेस। आपको पता है स्पाइसेस स्टिल इंडिया के बहुत ज़्यादा सबसे फेमस, वर्ल्ड में इंडिया के ही स्पाइसेस माने जाते हैं। फिर शुगर केन, कॉटन, और इसमें एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि हम एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपका इसके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न के आपका अंडर ये आता है। तो अगर इसे आपको नोट्स बनाने होंगे तो इसे यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ। अब आ जाइए आपका डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं? जैसे आपने क्रॉप्स, जैसे फ्लावर्स लगाना, स्पाइसेस लगाना, प्लांटेशन क्रॉप लगाना, जो टी आपकी जो ट्री प्लांटेशन हो गई, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, फूलों की जो खेती हो गई, फलों की खेती हो गई, ये सारी आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं। तो इसका क्या है, इसको भी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, एंड इंडिया इज़ नाउ द लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका हमारी कंट्री को इसका फ़ायदा देखने को मिला, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ लार्ज इंक्रीज इन द एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर फ्रॉम 12.8 मिलियन हेक्टेयर्स इन 1992 टू 25.6 मिलियन हेक्टेयर्स। तो आप देख सकते हैं कितना जो है आपका एरिया है अंडर द हॉर्टिकल्चर वो इंक्रीज हुआ, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एस्टिमेटेड, देखिए ये सब डाटा दे रखा है, तो आप डाटा याद रखिएगा। कई बार आपको थोड़ा बहुत डाटा लिखना होता है क्वेश्चन आंसर्स में, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द डाइवर्सिफिकेशन वाज पॉसिबल अंडर द हॉर्टिकल्चर। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि भैया जो आपका ये जो लैंड कवर बहुत इंक्रीज हो गया, है ना। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 307 मिलियन टन्स 2017-18 में था, फाइन। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 88%। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। ये फिर सिंस 2012-13 एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप रेट ऑफ इंक्रीज हो गया। फिर देर इज़ अ शार्पर इंक्रीज इन कंपेयर टू द फूड ग्रेन्स, क्या ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि हॉर्टिकल्चर आउटपुट कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 33% ऑफ द टोटल, मतलब जितना भी टोटल एग्रीकल्चर का 33% हमारा किससे आने लग गया, हॉर्टिकल्चर से ही आने लग गया फॉर इन व्हेन इन 2015-16, ठीक है। अमंग द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, मोर देन 50%, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फूड सेगमेंट्स, आपका जो फ्रूट सेगमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर हैज़ बीन की ड्राइवर्स इन द एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब महाराष्ट्र, अब स्टेट वाइज देख लीजिए, तो महाराष्ट्र जो है आपका इस इन द टॉप्स द लिस्ट ऑफ द फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। वेस्ट बंगाल आपका वेजिटेबल है,
तमिलनाडु आपका फ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है सबसे ज़्यादा, गुजरात आपका लार्जेस्ट स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। इंडिया एमर्ज द लीडिंग एक्सपोर्टर, ठीक है। हम जो है एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स, कोकोनट्स, पपाया हम एक्सपोर्ट करने लग गए किसको, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, यूके, मलेशिया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका कितना फ़ायदा हमें देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और मोर मोर नॉलेज के लिए। तो लेकिन अगर आपको इसके लिखने हैं ना फ़ायदे, तो आप इस यहाँ से यहाँ तक आप इसके जो 3 से 5 3 to 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप ये बता सकते हैं आराम से कि मोर देन इनफ हमने पढ़ लिया कि आप जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो कैसे बेटर था, या कैसे उसने क्या किया, एग्रीकल्चर फार्मिंग को हमारी कंट्री में बेटर किया। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन ड्यूरिंग दिस पाइट रिजल्टेड इन चेंज इन द कंजप्शन पैटर्न, ठीक है। द शेयर ऑफ द हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इन द टोटल एक्सपेंड हैज़ इंक्रीज। तो ये सारे फ़ायदे हैं आपको अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में इंक्रीज इन द इनकम हो गई, ठीक है। तो दिस थिंग्स लेट बाय द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। तो ये सब पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, देखिए गवर्नमेंट हैज़ एनकरेज द हॉर्टिकल्चर सेक्टर थ्रू कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बाय इस्टेब्लिश अ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बनाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई, ठीक है। तो और भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे फसल बीमा योजना हो गई, रिसेंट स्कीम्स हैं आपकी, पीएम किसान फंड हो गया, वो सारी स्कीम्स के अंडर भी आप कह सकते हो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाने की जो है आपका एम है वो पूरा किया जा रहा है या उसे कैरी आउट किया जा रहा है। अब थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर जो डाइवर्सिफिकेशन है अब एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग सेक्टर से भी हुआ, ठीक है। अब इन इंडिया द डाइवर्सिफिकेशन हैज़ अकर्ड ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्रॉप, क्योंकि देखिए क्रॉप प्रोडक्शन से अगर आपको शिफ्ट होना है तो आपको जो अदर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जैसे मेनली लाइफ स्टॉक फार्मिंग को इनक्रेज किया गया, फिशरी सेक्टर को बढ़ाया गया, है ना, विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ वो भी करें और उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके उसको क्या करें, इन सेक्टर्स में भी आए, ताकि क्या हो, आउटपुट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है। और नॉन क्रॉप सेक्टर्स है वो भी इंक्रीज हो जाए, और वो हुए भी, ठीक है। अब देखिए लाइफ स्टॉक फार्मिंग हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मिलियंस ऑफ रूरल फैमिलीज, है ना। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज कंबाइंड विद द क्रॉप फार्मिंग ऑफ द रूरल। तो आपको अभी भी देख सकते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स हैं कि उनके जो स्मॉल फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो साथ में गाय भैंस भी पालते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, वो उनका जो मिल्क है वो सेल करते हैं, ठीक है। एंड इवन दे हैव अ स्मॉल poultry farm, maybe chickens, okay, so they sell it for the meat, okay. So this is things are helping the farmers to get a gainful employment and a good income for them, ठीक है। ओवर द ईयर्स इट हैज़ एज्यूम्ड, अब देख लीजिए यहाँ पे डाटा भी दे रखा है कि 70 मिलियन लोगों को क्या है, रूरल हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई है, स्पेशली फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड द वुमन, देखिए वुमन स्पेशली, ठीक है, क्योंकि बेसिकली घर के काम, ये सारे काम जो है वुमन ही देखती है, ठीक है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड 4.5% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो ये सारा एक आप ये डाटा लिख सकते हैं कि जो आपका एनिमल हस्बेंड्री से कैसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल हुआ। मिल्क प्रोडक्शन हमारी कंट्री में जो है इंक्रीज हुआ, दैट वाज रिकॉर्डेड 17 मिलियन मीट्रिक टन्स इन 1950 टू 163.7 मिलियन मीट्रिक टन। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम्स वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया एमर्ज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क अकाउंटिंग द 17% ऑफ द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, मतलब पूरे दुनिया का 17% जो मिल्क है वो हमारी कंट्री इंडिया ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे जो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो है कंट्री ने हमारे जो डेवलप किया है, ठीक है। या फिर या कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है थ्रू द एनिमल हस्बेंड्री फिशरी सेक्टर, ये भी पॉसिबल हुआ है। एंड फिशरी सेक्टर इज़ अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री। अब जैसे स्टेट्स ऑफ केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, ओके, जहाँ पे आपका क्या कह सकते हैं सी शोर्स हैं, वहाँ पे क्या है कि आपका जो फिशिंग है सेक्टर बहुत अच्छा है, सेक्टर ने इम्प्रूव किया, ओके। एंड दिस सेक्टर हेल्प द फार्मर्स टू गेट द मोर एम्प्लॉयमेंट एंड द गुड यू कैन से इनकम। तो इसका भी डाटा देख सकते हैं आपका कि 14 मिलियन पीपल अप टू 2014-15 इसके अंडर एम्प्लॉयड थे, ठीक है। तो ये सारा डाटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, हाउएवर द फिशिंग सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटा इनकम, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन स्टिल इट हैज़ हेल्प्स टू डाइवर्सिफाई द यू कैन से एग्रीकल्चर,
ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो अब ये देख सकते हैं, अब इसका देख सकते हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ, या मतलब एक्सपेंशन ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड फिशरी सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्लियरली इंडिकेट्स द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन टुवर्ड्स द एरिड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो हमें इस आप साफ हमें ये पता लग गया कि भैया जो लाइफ स्टॉक है, फिशरी सेक्टर ने भी क्या किया, टर्म्स ऑफ इनकम, जो इन द टर्म्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अच्छा किया, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को किया अवे फ्रॉम द फूड ग्रेन, जो अवे फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन है ना, एलिड एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हमने इसमें प्रमोशन मिला। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एग्रीकल्चर ग्रोथ हाउ। ठीक है, तो ये कैसे कि आपका जो आपका द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ में कैसे मतलब कैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे की आपके एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन ने। तो ये है, इट प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी इन द पर्टिकुलर रेन फेड एरियाज। ठीक है, तो ये सारे आप पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। वेरी सिंपल कि स्मॉल लैंडलॉर्ड्स हैव बीन बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जनरेटेड द लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाइए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब देखिए, आप वो पढ़िए, क्रोनोलॉजी पढ़िए आप। सबसे पहले 1960 में क्या हुआ, हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करना था, है ना। दो एस्पेक्ट्स थे इसके। सबसे पहले था आप क्रॉप, अपने क्रॉप पैटर्न अपना सही करिए। दूसरा है आपकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसे अच्छा करिए। इसके अंडर हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे हमने देखा कि 1990s आते हुए कि भैया कि ग्रीन रेवोल्यूशन का बड़े डिसएडवांटेजेस भी है। फिर हम आ गए इसमें, हमने इसको इस सेक्टर को हमने इंक्रीज़ करने शुरू कर दिया। इसके अंडर हमने जो है क्या क्या इंक्रीज़ किया, हमने जो क्रॉप पैटर्न है उसे, क्रॉप पैटर्न को भी ठीक किया, और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री है उसे भी बेटर किया। ठीक है, तो और ये सब चीज़ें हमने बेसिकली ये सब चीज़ें की, हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव किया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल द क्रोनोलॉजी टिल नाउ वी हैव स्टडीड। लेकिन अब इस सब में दिक्कत क्या है, देखिए इस सब में एक दिक्कत है कि हमारी जो फार्मिंग है वो ज़्यादा रिलाई हो रही थी पेस्टिसाइड्स और वो सब चीज़ों पे। तो उसका अब जो उसको कैसे अब क्या कर सकें, उसका कैसे सोल्यूशन निकालें, या उसको कैसे सब्सटीट्यूट कैसे करें, मैंने ऑलरेडी बताया था। उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपका 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है तो आप लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यू रिलाई on the crop rotation, green manure, compost and biological pest control to maintain the soil productivity। मतलब आप जो नेचुरल तरीके यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की जो है फर्टिलिटी बनी रहे, सॉइल को कोई नुकसान ना होए, सॉइल इरोड ना होए। ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स आपके पेस्ट है जो कीड़े हैं वो भी कंट्रोल हो पाएँ। तो बेसिकली आप क्या करते हो, मोर नेचुरल वे यू आर अडॉप्टिंग फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स। और एक बात बता दूं आपको, सिक्किम एक ऐसी कंट्री है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। मतलब वहाँ किसी भी तरह का आर्टिफिशियल केमिकल या पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किए जाते। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसका स्कोप कितना है। फाइन, एंड इट इज़ हैज़ टू बी स्टिल मोर इम्प्लीमेंटेड इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये बहुत ईजी है, देखा आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपने बहुत बचपन में ही पढ़ा होगा इसे, है ना, इन्वायरमेंट साइंस में, कि ग्रीन जो आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट, अब कैसे आप मैन्योर बना सकते हैं, एनिमल मैन्योर, फार्म वेस्ट, कंपोस्ट इनपुट। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम विच रिलाई ऑन द नेचुरली अकरिंग इकोलॉजिकल प्रोसेस, बायोडाइवर्सिटी रेदर देन द मैन्युफैक्चर्ड इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स। तो मैंने वो सारा अच्छे से समझा दिया है कि आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है, जो सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से इसमें उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है ना, अंडर दिस सिस्टम। तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। और ये इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री है ना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंड ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये मत समझिएगा कि ये कन्वेंशनल है जो हम पुराने तरीक़ों से करते थे, नहीं। हम इसे मॉडर्न तरीके से हम इससे क्या करेंगे, बेसिकली इसे मॉडर्न तरीके से इसको अडॉप्ट करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम मॉडर्न तरीके से लाएंगे ताकि है कि ये मॉडर्नाइजेशन भी रहे इसमें, साथ ही साथ जो सॉइल की जो आपकी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो हेल्थ है वो भी अच्छी सी रहे, और फार्मर्स को भी इसमें बेनिफिट मिले। ठीक है, अब नीड क्या है इसकी, तो आप ये देख सकते हैं वाई देर इज़ नीड। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन ओवरकम द इल इफेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, है ना, जो आपके जैसे मान लीजिए जो प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, सॉइल एंड जेनेटिक इरोजन, सॉइल सैलिनिटी, इन चीज़ों को आपने क्या है कि ख़त्म करना है। तो इसलिए आपको नीड है किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ठीक है, दूसरी बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नीडेड टू अचीव द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, गोल ऑफ द सस्टेनेबल, आपको पता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के पूरा करने के लिए। ठीक है,
देन है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट द कंज्यूमर वेलफेयर, ऑब्वियसली बात है, उनकी हेल्थ है, उनकी सेफ्टी से कंसर्न्ड है। इट इज़ अ गुड एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड मेजर पूरे होते हैं इसमें, आना आपकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा खाना खाएंगे तो आप अच्छे हेल्दी होंगे, है ना, अच्छी हेल्थ होगी आपकी बेसिकली। अब इसके बेनिफिट देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड नेशनल फूड, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉइल क्वालिटी। तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई इससे, ठीक है। ओके, देन इनएक्सपेंसिव इनपुट्स, है ना, ये सब थोड़ा सा चीपर है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी 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 जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो डेवलपमेंट एंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द इंडिया। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गेनिंग अ ग्रेजुअल मोमेंटम, अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो सिक्किम है वो फर्स्ट स्टेट है आपका, क्या है, जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। स्टिल वी नीड टू डू अ लॉट, बट यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 0.9% ऑफ अ टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ अ वर्ल्ड इज अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2011। तो हमें कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, अब इन द ट्रेडिशनल इंडिया बहुत ज़्यादा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम यूज़ करते थे, आपको पता ही है, सबसे पहले जो है यही होती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है हमारी कंट्री में। इवन टुडे द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स हु आर प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी भी इंडिया में कई जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ की जाती है, ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे सीधा आ जाइए कि द डाटा अवेलेबल ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया रिलेट टू द सर्टिफाइड कमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग, द कल्टिवेटर लैंड, the cultivated area under certified organic farming is increased from 42,000 hectares in 2003-4 to 15 lakh hectares in 17-18, जो कि बहुत अच्छी बात है। इट अकाउंट्स ओनली अबाउट 0.8%, ठीक है, 0.8% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो हमारा सिर्फ 0.8% ही है जो कि हमारा अंडर द एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंडर है। मतलब 100% में 0.8% आपका जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और बेसिकली इसे क्या है, इसमें देख सकते हैं देयर आर ओवर 6.5 लाख फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल ऑर्गेनिक फार्मर्स इन 17-18। तो 6.5 लाख के आसपास जो फार्मर्स है इसे वो अडॉप्ट करते हैं। डिस्पाइट द स्लो प्रोग्रेस है, हमारी कंट्री में बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ये धीरे धीरे एक अल्टरनेटिव और सिस्टम बनेगा। एंड इनफैक्ट इन 2018 इंडिया has emerged a single largest country in the world in the terms of number of organic producers, 30% of the total organic producer of the world, and ninth in the terms of total area, 1.5 million under the certified organic, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी बताया था सिक्किम वॉज रिकोगनाइज एज द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016 वन कन्वर्टिंग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो आई होप नाउ आई एम वेरी वेरी क्लियर, तो समरी पढ़ सकते हैं आपको क्लैरिटी के लिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है इस वीडियो में।